आवाज तो आ रही है ना सब, बस ये क्लास के एंड तक ये सब कर लेते हैं। सही है भाई। ये हमारे पास बुक है, ये हमारे पास सबसे पहले हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द क्लाउड नेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के भाई क्लाउड नेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम यहाँ से पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द क्लाउड नेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, टू कमिंग टुगेदर ऑफ क्लाउड नेटिव एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, लेट अस एग्जामिन ब्रीफली। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम हमें क्लाउड नेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है तो हमें पहले समझना करेगा ये है क्या। अब यहाँ पे द इमर्ज ऑफ क्लाउड नेटिव, कि क्लाउड नेटिव क्या है और क्लाउड नेटिव कैसे इमर्ज हुआ। तो ये वाइडली नोन एंड यूज सिंस 2013। क्लाउड नेटिव जो है वाइडली जाना जाता है और यूज किया जाता है 2013 से। द टर्म क्लाउड नेटिव saw the cloud native saw an increase in popularity within the rise of container technologies from to Docker to Kubernetes today. Cloud native is more broadly and a practical target of well-balanced system built in using the microservice design pattern that promotes modular design and development with a high degree of reusability, which also lends itself to the durability, scalability and resistance. अच्छा भाई, सबसे पहले हम पहली लाइन को देखते हैं। हमारे पहली लाइन में क्या है कि भाई क्लाउड नेटिव बहुत ज्यादा यूज हुआ जाता है, ये पॉपुलैरिटी है। क्लाउड नेटिव सबसे पहले पॉपुलर हुआ कि भाई जब हमने कंटेनराइजेशन शुरू करी और ये डॉकर की तरफ से करी। सही है, डॉकर से जब हमने क्लाउड नेटिव क्लाउड नेटिव है क्या, एक अगर मैं रूल बताऊं क्लाउड नेटिव का, कि भाई कंटेनराइज हो के भाई जो आपका डेवलपमेंट में आपका जो आपका एनवायरनमेंट है वही आपका प्रोडक्शन में हो। तो ये बेसिकली एक रूल है ना क्लाउड नेटिव का। तो जब हम कंटेनराइजेशन और ये डॉकर वॉकर पे आए ना, तो ये हमारे पास ना सारा ना क्लाउड नेटिव हुआ ना। सही है, हम उन क्लाउड नेटिव के कुछ रूल्स को फॉलो करके ना, क्लाउड नेटिव बेसिकली क्लाउड नेटिव क्या प्लेटफॉर्म कहना प्लेटफॉर्म चाहिए, है। हाँ, वो सारी इंजीज भी होती है ना कि जो क्या देख रही होती है कि भाई आप इन सर्टेन रूल्स को यूज करते हुए ना किसी अपनी एप्लीकेशन को ना क्लाउड पे ना डिप्लॉय कर सकते हो ना। सही है, तो हमारे पास एक टूल था डॉकर, जिसके मदद से ना हम क्या करते थे, हम अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते थे। सही, और क्या हुआ, हमारे पास एक और है क्यूबरनेटिस। या क्यूबरनेटिस का वर्ड क्या है, क्यूबरनेटिस ना एक आप इस तरह से अभी फॉर एग्जांपल अभी ये समझ लें कि भाई क्यूबरनेटिस ना एक टूल है आपके कंटेनर को मैनेज करने के लिए। आप जब अपना कंटेनर कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करते हैं ना, तो वो इस बात को मेक श्योर करता है कि भाई सबसे पहले ना वो क्लाउड नेटिव के रूल को फॉलो कर रहा हो। सही है, दूसरी बात क्या हो कि वो किसी भी ना क्लाउड नेटिव्स के किसी भी क्लाउड के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, वो हर जगह डिप्लॉय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक सर्वर है तो वो गूगल क्लाउड पे भी हो सकता है, वो AWS पे भी होता है, वो हर जगह होता है। सही है, अब क्लाउड नेटिव आज बहुत ज्यादा आजकल यूज होता है, उसने बैलेंस सिस्टम बनाए हुए हैं, माइक्रो सर्विस डिजाइन को बहुत ज्यादा प्रमोट करा हुआ है, और मॉड्यूलर वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा ना यूजिबिलिटी है। और हम क्लाउड नेटिव्स के रूल्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को डिप्लॉयबिलिटी बना सकते हैं, स्केलेबल कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक यानी कि समझ आया ये तुम्हारे पैराग्राफ। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब, तुम्हारे पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है हम्म जिसके अंदर जो बेसिकली हमें हम्म ना एक वेबसाइट तो हम अपने डेवलपमेंट के टाइम पे बनाएंगे ना, ठीक है। पूरी वेबसाइट को सबसे पहले हम्म कंटेनराइज करेंगे डॉकर के ऊपर, ठीक है। या क्या बोलते हैं, एलेक्सी जो इधर लिखा हुआ है, हम्म लिनक्स के कंटेनर को यूज करते हुए, ठीक है। हम्म और फिर डॉकर के जो भी कंटेनर्स होते हैं ना, उनको बेसिकली जो मैनेज करेगा वो हम्म करेगा कुबरनेट्स, ठीक है। और फिर वो मैनेज करने के हम्म बाद वो पूरी डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जो भी प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को बेसिकली क्लाउड हम्म नेटिव, स्केलेबल और रिलायबल बनाएगा, ठीक है। क्लाउड हम्म, बेसिकली कुछ नहीं है। क्लाउड सही। एक तरीके से सर्वर हमें प्रोवाइड, सर्वर जिसको हम कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं क्लाउड। थर्ड पार्टी से जो हम सर्वर लेते हैं ना, वो क्लाउड होता है। अब क्लाउड नेटिव इधर जो टर्म आती है, वो बेसिकली अब आपकी वेबसाइट को या आपकी एप्लीकेशन को स्केलेबल और रिलायबल बनाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली ये सारे टूल्स यूज करके आपकी वेबसाइट को स्केलेबल और रिलायबल बनाता है ना। बस ये एक टर्म इन्होंने कही है अभी तक। सही है, अब द क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन एंड डिफाइन क्लाउड नेटिव एज। क्लाउड नेटिव है क्या, सबसे पहले हमने देखा क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड एंड रन स्केलेबल एप्लीकेशन इन द मॉडर्न डायनामिक एनवायरनमेंट सच एज पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। सही है, हम्म। container services micro services immutable infrastructure and declaration extremely this approach। सही है, अब ये समझते हैं कि क्या है भाई, ये बोल रहे हैं कि क्लाउड नेटिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी एम्पावर है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को, डायनेमिक एप्लीकेशन को आप कहीं किसी क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकें, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो।
etc। सही है। क्लाउड नेटिव बहुत सारे रूल्स को सपोर्ट करता है। सबसे पहले कंटेनराइज हो, माइक्रो सर्विसेज हो, इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, आपके वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और एंड डिक्लेरेटिव एक्सप्लेमेंट, आपकी एपीआई सही से डिक्लेरेटिव तरीके से चल रही हो। सही है। ये हमारे कुछ क्लाउड नेटिव्स के रूल होते हैं। ये क्लाउड नेटिव एक बेसिकली टेक्नोलॉजी है, वो कोई टूल तरह का नहीं है, एक कुछ रूल्स हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे, किसी क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो। सही है। दीज टेक्निक्स इनेबल लूजली coupled system that are less than manageable and visible. Combined with the automation, they allow engineer to make impact change and frequently repeatable and minimal tools। सही है। ये एक ऐसी टेक्निक है क्लाउड नेटिव, बेसिकली ना एक ऐसी टेक्निक है जो आपको अलाउ करती है कि आप ना अपनी मॉडर्न एप्लीकेशंस को, माइक्रो सर्विसेज वाली एप्लीकेशंस को आप यूज करते हुए डिप्लॉय करते हैं किसी क्लाउड पे। सही है, यहाँ तक बात समझ आई। वो एक हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतनी पावर दे देता है कि हम हाईली इम्पैक्टेबल, फ्रिक्वेंटली यूज और एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, वर्कलोड्स को कम करते हुए, हम बिना अपनी, और हाँ, अगर हमें कुछ चेंजेस भी करनी हो तो हम उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये हमें क्लाउड नेटिव टेक्निक देख, क्लाउड नेटिव ना बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले उसमें कंटेनर्स होते हैं, माइक्रो सर्विसेज होती हैं, इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी वेबसाइट किस ढांचे है, हमारी वेबसाइट का ढांचा क्या है, हमारी एप्लीकेशन जो हमारा सर्वर है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरह चल रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। सही है। ठीक है, चलो मैं अब करता हूँ। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लाउड नेटिव बेसिकली, ये हमने ऊपर तो डेफिनेशन पढ़ ली ना क्लाउड नेटिव की ना। अब इधर ये कह रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेस पे क्लाउड नेटिव की क्या डेफिनेशन होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कुछ नहीं है। पहले ना क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, क्लाउड के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि अब क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमें ना, एक पहले एक मॉड्यूल यूज होता था या एक प्लेटफॉर्म ऐसा यूज होता था कि हम वेबसाइट अगर बनाते थे ना, तो उसको स्केलेबल बनाने के लिए ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, ई कॉमर्स की वेबसाइट ना, ठीक है। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना नहीं है, ठीक है। तो पहले कैसे काम होता था, पहले मैंने उसकी वेबसाइट को बनाया एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ना, ऑन प्रेमिसेस का यूज करते हुए। मैं उस वेबसाइट को, मैं अभी बताता हूँ ना वो क्या है। वेबसाइट को मैंने बनाया, तो वो बेसिकली मैं उसको एक डेटाबेस प्रोवाइड कर दूंगा, उसका एक डेटा सेंटर होगा। मैं ऑन प्रेमिसेस के बारे में बता रहा हूँ ना, ऑन प्रेमिसेस क्या होता है, साकिब भाई को पता होगा ना इसके बारे में, कि वो क्या होगा, आप उसका एक डेटा सेंटर बनाते हो जिसके जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज होंगे ना डेटा सेंटर के ना, और सर्वर आप अपने बनाते हो, फिर उसके अपने एम्प्लॉय होंगे, या जाहिर सी बात है कैपेसिटी होगी और सारे एक प्रोसेस होगा ना। तो वो आप सारे स्ट्रक्चर को एक तैयार करते हो। फिर अगर एक वेबसाइट तो आपने बना ली, ठीक है, आपने शुरू में जाहिर सी बात है कैपेक्स और ओपेक्स का जो खर्चा होता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर को जो भी खर्चा होता है वो तो आपका लगेगा, ठीक है। आपकी कॉस्ट तो जाहिर सी बात है वो तो बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आपने ये तो प्रॉब्लम कर ली, लेकिन आप में आपका इसमें कोई लॉस ही होगा आपका ना, एक प्रोसेस है। क्यों लॉस होगा, क्योंकि अगर आपको मिसाल के तौर पे एक वक्त में अगर यूजर आ रहा है, आपने अगर एक स्केलेबल बनाया, तो उसको एक ही टाइम में आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने उसकी आपके सर्वर को खरीदा, ठीक है, डेटा सेंटर को खरीदा 16 GB का मिसाल के तौर पे, वो खरीदा आपने 100 यूजर्स के लिए, ठीक है। अब अगर यूजर बढ़े तो आपको स्केलेबल बनाने उस वेबसाइट को, तो आपको अब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उसको ना स्केलेबल बना सको, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी ऑन प्रेमिसेस आर्किटेक्चर में ना, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ा था, फिर आपको डेटा सेंटर्स बढ़ाने पड़ रहे थे, तो इसमें जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज का खर्चा, फिर ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आया क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या करता है, वो आपको एक तरीके से ना, क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक थर्ड पार्टी, एक मिसाल के तौर पर अभी आप ये समझे कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो आपको ना एक तरीके से सर्वर, एक तरीके से डेटा सेंटर, और जैसे अभी क्या बोलते हैं, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर हम देखें ना, तो AWS है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, और क्लाउड जो गूगल क्लाउड है ना, ये हमें एक तरीके से ना एक क्लाउड कंप्यूटिंग का पर्पस यूज करते हुए हमें क्या बोलते हैं, सर्वर प्रोवाइड कर देते हैं, हमें डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी बेस पे हम अपना काम ना उनको प्रोवाइड करें, हम अपनी एप्लीकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ही देखते हैं। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज ना, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो खुद ही तैयार करते हैं, और सिर्फ हमारा काम क्या होता है, हमें स्केलेबिलिटी के लिए ना वो खुद ही करते हैं सब कुछ काम ना, कि अगर यूजर बढ़े तो आप ये काम कर दो, ठीक है। अगर यूजर यूजर बढ़े तो आपको क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर की जो भी क्या बोलते हैं डेटा अपने स्टोरेज जो प्रोवाइड करिए, उनकी क्या बोलते हैं जीबीज बढ़ा दो। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर ना फिर आया, ठीक है। ये एक गिफ्ट था क्या बोलते हैं डेवऑप्स के इंजीनियर्स के लिए ना, जब क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, अब इसी को रखते हुए ना इन्होंने एक ना डेफिनेशन बनाई है ना,
क्लाउड कंप्यूटिंग के में ना सब टू टाइप्स हैं। एक है क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट सर्विस, और एक है क्या बोलते हैं एक है डेवलपमेंट मॉडल्स, और एक है सर्विस मॉडल ना। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में ना हमारी क्या बोलते हैं तीन टाइप्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स ना। जब आप क्लाउड्स में जब डालते हैं ना, मैंने आपको बताया क्लाउड्स एक सर्वर होता है जो हमें प्रोवाइड करता है अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए ना। तो वो भी क्या बोलते हैं तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है पब्लिक पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का आप मतलब ये समझते हैं, अच्छा डेफिनेशन में ये सारी चीजें आ रही है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पब्लिक क्लाउड का मतलब आप ये समझते हैं, अगर मैं देसी उसमें कहूँ ना कि मिसाल के तौर पे आप एक मैं आप इस तरीके से इसको ऐसे समझ लें कि हाँ हाँ, मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह जाता हूँ ना, तो सबसे पहले तो पब्लिक तो ये हो गया कि मैं किसी बस में सफर करते हुए जाऊँ, ठीक है। अब बस में सफर करते हुए मेरे को एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप इसको क्लाउड से भी कंपेयर करते रहिएगा ना। बस में सफर करते हुए मुझे एक प्रॉब्लम ये होगी कि सबसे पहले तो जाहिर सी बात है एक मजमे में जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पैसे तो कम हो जाएंगे, लेकिन क्या बोलते हैं मैं एक तरीके से मेरे पास क्या बोलते हैं और सारी चीजें कम हो जाएंगे ना, कि मिसाल के तौर पे मेरा अब दिल नहीं करता क्या बोलते हैं मैं मजमे में जाऊँ ना, और फिर जाहिर सी बात है उस बस को कहीं और जाना हो, तो वो क्या बोलते हैं मेरा एक प्रोसेस भी खराब हो जाएगा ना, ठीक है। तो पब्लिक पब्लिक हमें एक तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट तो है, लेकिन क्या बोलते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना हमारे लिए। तो फिर आता है प्राइवेट। प्राइवेट बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप अपनी कार खरीदो, ठीक है, या आप अपनी बाइक खरीदो, तो आप अपनी बाइक पे चलाओ। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं अपनी बाइक पे चलाता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये कि पेट्रोल का खर्चा अलग, फिर क्या बोलते हैं बाइक खरीदने का खर्चा अलग। तो ये क्या बोलते हैं एक देसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना मैं। तो प्राइवेट में ही प्रॉब्लम है। तो हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली दोनों का मिक्सचर होता है। वो बेसिकली आपको ना पब्लिक की भी कुछ चीजें प्रोवाइड करता है और प्राइवेट की भी कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। इन दोनों का यूज करते हो फिर आप क्या करते हो, आप एक एफिशिएंट, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम कहूँ तो कोई उबर या क्या बोलते हैं कोई करीम की कोई गाड़ी मंगवा ली, तो उसमें क्या बोलते हैं दोनों चीजें दोनों क्या बोलते हैं एक आर्किटेक्चर दोनों का मिल जाएगा, और फिर हम इस तरीके से चलेंगे। तो इसी तरह क्लाउड पे भी इस तरीके की चीजें होती है ना, कि पब्लिक मिसाल के तौर पे आपको क्या बोलते हैं एक मेमोरी प्रोवाइड करती है जिसको सारे यूज करते हैं। तो इसमें क्या 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 प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसके क्या बोलते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कौन क्या होते हैं, कौन से इसमें ये आ जाते हैं कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है स्टोरेज आपको एक जैसी मिलती है जैसे पब्लिक को मिलती है। प्राइवेट में ठीक है, ये क्या बोलते हैं हमारे ये तो प्रोसेस है, ये ठीक हो गया कि हमें क्या बोलते हैं ऑपरेशंस प्रोवाइड हो जाते हैं और एक मेमोरी हमारी बढ़ जाती है, लेकिन क्या बोलते हैं कॉस्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड यानी कि आपको एक ऐसा क्लाउड प्रोवाइड कर देगा कि आप इधर से भी चीजें ले सकते हो इधर से भी। अगर आपको क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे उस प्राइवेट भी चला सकते हो और पब्लिक भी चला सकते हो उस चीज को ना। तो हम देखेंगे जब क्लाउड का पढ़ेंगे ना उधर जब देखेंगे, ठीक है। जी साक्ष्य भाई हाँ, करें। तो इसमें बेसिकली ये सी एन ए आई जो है, ये ए आई की स्पेशल स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, हार्डवेयर कैसे होगा, स्केलेबिलिटी के अप एंड डाउन कैसे होंगे उसमें, जितनी भी रिक्वायरमेंट एआई से रिलेटेड होती है वो सी एन ए आई प्रोवाइड करता है। इन दैट सेंस कि फॉर एग्जांपल, जब प्रॉम्प्ट्स लेट्स से हमें प्रोवाइड करता है यूजर, तो उन प्रॉम्प्ट्स की बेसिस पे या तो उसके मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे और डिफरेंट यानी एनवायरनमेंट या एलएलएम्स पे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। ऑफ कोर्स उसमें K8s यानी कुबरनेटीज जो है उसमें इन्वॉल्व है, उसकी पूरी कंटेनर मैनेजमेंट में। लेकिन यही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है बैलेंसिंग और परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी आपकी एआई स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आ, कि ये कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा जिसमें लोड बैलेंसिंग भी होगी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल सर्वर्स या एलएलएम्स लगे हुए हैं, तो एक प्रॉम्प्ट एक सेम यूजर का प्रॉम्प्ट डिवाइड होके लेट्स से उसने तीन चार लाइनें या तीन चार पॉइंट्स दिए, तो वो डिवाइड होके डिफरेंट एलएलएम्स में भी जा सकते हैं एज अ लोड बैलेंसिंग, ताकि वो आपको कम एसिंक या आपको रियल टाइम जो है आपको रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कर सकें विद रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो एआई के लिए चाहिए, राइट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा आखिरी बस ये आखिरी वाली हेडिंग है कुबरनेट्स की ना। अच्छा कुबरनेट्स बेसिकली यानी कि इस सब चीज़ों में कुबरनेट्स कहाँ पे आता है ना। हमने पहले तो देख लिया कि कंटेनर्स की मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुबरनेट्स का। एक तो ये कि वजह क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस देख लेते हैं ना। देखिए हम मिसाल के तौर पे जो हम कंटेनर्स बना रहे हैं ना, कंटेनर जो भी हम बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन है मेरी ई कॉमर्स की अभी एप्लीकेशन है ना, ठीक है, या मिसाल के तौर पे हम क्विज की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं, कंटेनर से पहले एक माइक्रो सर्विसेज का आता है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज जैसे मिसाल के तौर पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है ना पहले फॉलो, कि एक ही
सिंगल आर्किटेक्चर में, सिंगल लेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमने क्या बोलते हैं डेटाबेस भी कर दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने सर्वर भी डाल दिया, उसके अंदर हमारी क्या बोलते हैं कोड भी चल गया, ठीक है। अब अगर उसको स्केलेबल बनाना है, अगर, क्योंकि देखिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो काम होता था वो सिंगल लेयर में होता था, ठीक है, एक ही लेयर के अंदर हमारे पास डेटाबेस, सर्वर और कोड होता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मुझे देखिए उस उधर भी, इधर जो मोनोलिथिक होता है ना, इधर भी आर्किटेक्चर के अंदर फैसिलिटी होती है कि स्केल अप स्केल डाउन हो हम्म, सके। ऑफ कोर्स उसके लिए हार्डवेयर रैक्स और सारी चीजें बिल्कुल उसके लिए स्पेशलाइज वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वो उसके थोड़े डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस अपने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स होते हैं, बैंक्स कभी भी क्लाउड को प्रेफर नहीं करते वो, क्योंकि उनका सेंसिटिव डेटा होता है और क्लाउड पे किसी भी तरीके से उसमें कोई प्लस माइनस हो सकता है। तो वो अपने सेंसिटिव डाटा को अपने सर्वर्स पे रखते हैं, उनके लिए रैक्स चलते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही आपके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसा आपके लिए इस पे क्लाउड पे चल रहा होता है। नहीं यानी नहीं, अपना हार्डवेयर डेटा सेंटर्स स्पेशलाइज। खोल जाऊंगा फिर। जी 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 जी, डाटा सेंटर्स हैं। लेकिन वो बहुत हाई लेवल या बहुत एक्सपेंसिव जो है हम्म, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो यानी नॉर्मल कंपनीज या नॉर्मल साइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल बिजनेसेस एक्सेप्ट बैंक्स, राइट। बहुत टॉप लेवल इसमें रिटेल्स आ जाती हैं, हम्म, रिटेल एप्लीकेशन जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिनके पास इनकम या जिनके पास रिसोर्सेज इतनी हो कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें। सही। इसमें एक बिल्कुल। सिक्योरिटी का रीजन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ होता है, गल्फ में स्पेशली जो है ये अलाउड ही नहीं है कि आप ये सारी जो अपना लोकल डाटा है वो क्लाउड पे दें। तो वो अपनी चीज़ें मेंटेन करते हैं, पैसा है लगाते हैं, रिसोर्सेज सब वो आ जाती हैं। मगर जैसे और जो कंट्रीज या मिड साइज आप कह लें कि एप्लीकेशन या वेंडर्स होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये बहुत एडवांटेजेस होता है, क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अपने एनवायरनमेंट पे, रिसोर्सेज पे। तो क्लाउड नेटिव या आप कह लेंगे क्लाउड, सिंपल क्लाउड जो डेफिनेशन है, हम्म, उसकी रिसोर्सेज या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें एज इफ जैसे इतना ही एक्सपेंसिव, यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है लोकली मोनोलिथ के अंदर, तो ये मोनो के बिल्कुल। अंदर। तो ये बेसिकली कुछ हर चीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन इसका जो एक्सट्रीम एडवांटेज होता है वो स्मॉल एसएमईज को होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक क्योंकि है। जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारी बात हुई, फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके लार्ज के लिए भी अब जैसे गूगल हो गया, गूगल की नई क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, और जैसे आपको पता है कि उनकी नई एआई की एप्लीकेशंस हैं और फैसिलिटीज हैं। तो वो भी ये बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी बैंक्स को भी प्रोवाइड कर रही हैं, या हाई लेवल कस्टमर्स को भी प्रोवाइड इस एक्सटेंसिवली कर रही हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट कोप अप हो सके। सही है। जिसमें वो हाई, जिसमें आपकी क्यूएड्स भी चलेंगी, सारी चीजें। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप क्या ऊपर डालें, यानी क्या क्लाउड पे डालें क्या ना डालें। आ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें रियलाइज हो जाएंगी जब, यानी रियलाइज से मतलब जब इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी प्रोसेस के अंदर। और सिक्योरिटी जो आपके सेकऑप्स होते हैं उनको कंफर्म करेंगे, रूल्स को कंप्लाइंस करेंगे, तो ये चीजें आज नहीं कल लेके आ जाएंगी। और गूगल बेसिकली आपकी पूरी वर्कफ्लो मैनेजमेंट भी दे रहा है क्लाउड नेटिव पे रहते हुए, यानी जो ए स्पेशलिटीज रिक्वायर्ड है उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम एआई, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई सेंसिटिव कस्टमर है तो उसके हिसाब से, यानी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको फैसिलिटीज भी दे रहा है। यानी जब गूगल या बड़े कोई प्लेयर्स इसमें इन हो गए, तो दैट मीन्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बड़े कस्टमर्स भी आ जाएंगे। तो एनीवेज, टू कट इन शॉर्ट, ये रिक्वायरमेंट है कि आपके लिए रेडीली अवेलेबल, आपके पास पूरा डेटा सेंटर अवेलेबल है क्लाउड के ऊपर एसएमईज के लिए, विदाउट मतलब इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन इट। ठीक है। दैट्स इट। प्लीज टेक अप। ठीक है, साका भाई ने मोनोलिथिक के बारे में और चीज़ों के बारे में ठीक बता दिया। ठीक है, अब इसको तो हम आगे बढ़ाते हैं ना, ठीक है। अब क्या बोलते हैं मोनोलिथिक का साकिब भाई ने ठीक तरीके से बता दिया। अब अगर मुझे क्या बोलते हैं उसको, साकिब भाई ने ये बताया कि उसको हम स्केलेबल कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए होंगे, फिर डेटा सेंटर जैसे इन्होंने बताया ना, तो वो चाहिए होंगे। वो जाहिर सी बात है, फिर हमारी क्या बोलते हैं जिसको करना वो उससे कर ले, अदरवाइज क्या बोलते हैं ज़्यादातर प्रोसेस अभी ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं माइक्रो सर्विसेज पे फिर आ जाते हैं। माइक्रो सर्विसेज यानी कि अपनी एप्लीकेशन को ना चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि यार बैकएंड की लॉजिक ये कर देगा, डेटाबेस से ये कर देगा काम, ठीक है। चंक्स में डिवाइड करते हैं बस ना, एक तरीके से आप समझ लें बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। बॉक्सेस के अंदर मिसाल के तौर पे ये बैकएंड का कोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो जाएगा डेटाबेस से रिलेटेड कोड, ये हमारे हो जाएगा फ्रंट एंड से रिलेटेड कोड, ठीक है। मैं डायग्राम देके बना सकता हूँ, लेकिन अभी क्या बोलते हैं इतना टाइम नहीं है ना। तो
चंक्स में हमारा डेटा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब उस चंक्स को बेसिकली, अभी चंक्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, चंक्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी स्केलेबिलिटी के लिए ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर क्या बोलते हैं, चंक्स में अगर मिसाल के तौर पे मुझे मिसाल के चंक्स में ये प्रॉब्लम ये आ रही थी कि माइक्रो सर्विसेज से हमारा काम क्यों नहीं बन रहा था, हमें कंटेनर्स की तरफ क्यों जाना पड़ा, ठीक है। हम माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हुए ही कंटेनर पे जाएंगे, लेकिन माइक्रो सर्विसेज से काम क्यों नहीं हो रहा था? बेसिकली काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि माइक्रो सर्विसेज को ना, हर हर माइक्रो सर्विस को आप ना एक सर्वर प्रोवाइड करते हो। मिसाल के तौर पे 16 GB आपने उसको सर्वर, बैकएंड को आपने 16 GB प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोलते हैं, जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की तरह उसको क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा लग रहा था जीबी, हमारी क्या बोलते हैं मेमोरी ज्यादा लग रही थी, आपने उसको 64 GB या 70 GB प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मिसाल के तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार 74 GB तो इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपने क्या, आप उसको अब बाद में ये नहीं कर सकते कि आप उसको कम कर दो, आप उसको 10 GB कर दो और बाकी की जो जीबी है वो आप किसी और सर्वर में तकसीम करो, तो ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता ना माइक्रो सर्विसेज के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर माइक्रो सर्विसेज के बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कुबरनेट्स का, कंटेनर्स का। कंटेनर्स तो ठीक है, आपको पता है कि आप उसको क्या बोलते हैं, सर्वर दे देते हो, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज बेसिकली जाएंगे आप सर्वर के पास, ठीक है। एप्लीकेशन के जितने भी माइक्रो सर्विसेज है ना, उन सब का एक कंटेनर बनता रहेगा। पहली माइक्रो सर्विसेज का एक कंटेनर बनेगा, ठीक है। वो बेसिकली उस कंटेनर के अंदर उसका ओएस होगा, उसके सर्वर होंगे, ठीक है। अब तो वो काम तो हमारा छोड़ ही जाएगा, क्या बोलते हैं, जो सर्वर का है ना, क्योंकि सर्वर डॉकर खुद ही करता है सब कुछ ना, सर्वर देना, उसको स्केलेबल बनाना, उसको मेमोरी के एफिशिएंट देना, ठीक है। तो ये सारा काम डॉकर कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कंटेनर्स में एक प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं, हर माइक्रो सर्विसेज को अपना कंटेनर तो दे दिया, अगर उसको मेमोरी बढ़ानी है तो वो डॉकर काम तो कर देगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मिसाल के तौर पर मुझे एक्सप्लिसिटली उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि यार मेरे इतने माइक्रो सर्विसेज के इतने कंटेनर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 10 माइक्रो सर्विसेज बनाई, या मिसाल के तौर पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके मैंने मिसाल के तौर पर 50 कंटेनर्स, मैंने 100 कंटेनर्स मैंने ना क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब मैंने वेबसाइट अपनी रन करी या बिल्ड करी, ठीक है, बिल्ड प्रोसेस पे इमेजेस क्रिएट करके ये काम कर दिया, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, मिसाल के तौर पे जैसे ही मेरी मिसाल के तौर पे यूजर, जैसे ही मेरे पास यूजर बढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको क्रिकेट मैच का एक प्रोसेस बताया, ठीक है। अब अगर यूजर मेरे मिसाल के तौर पे कंटेनर्स मैंने जो क्रिएट करे ना, वो मैंने करे 1000 यूजर या 1000 यूजर की बेस पे मैंने कंटेनर्स क्रिएट करें कि यार मेरे 1000 यूजर आएंगे, एक कंटेनर को मिसाल के तौर पे ये 10 यूजर मेरे इस कंटेनर पे आ जाएंगे, 10 यूजर इस कंटेनर पे आ जाएंगे, 10 यूजर इसी तरीके से 1000 कंटेनर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे मिलियन यूजर हो गए तो मैं अब कंटेनर्स को बेसिकली बढ़ा नहीं सकता। मैं उन कंटेनर्स को अगर मुझे बढ़ाना होगा बढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे बार बार ना कंटेनर को फिर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, उसी वक्त क्या बोलते हैं 1000 से मिलियन कंटेनर्स में बना देता हूँ, ठीक है। अब 50 बनाए थे, 50 से 100 कंटेनर्स में उस वक्त मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। डॉकर के केस में मैं कर देता हूँ, लेकिन हमें बार बार खुद ही करना पड़ रहा है। और अगर मिसाल के तौर पे मेरी उस वक्त तो स्केलेबल हो गई मेरी वेबसाइट, लेकिन जैसे ही सारे यूजर लॉग आउट होते हैं, फिर मुझे स्केल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे स्केल डाउन करने के लिए फिर बार बार जाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि यार इस इमेज को लो, इस कंटेनर आईडी को लो, इसको स्टॉप कर दो, फिर मैंने जितने भी कंटेनर्स बनाए थे ना उन सबको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये तो कोई एक ड्राई का कॉन्सेप्ट नहीं है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इसका, ठीक है। तो फिर अब इधर आता है कुबरनेट्स। कुबरनेट्स बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से ना एक क्लस्टर होता है, या एक कह लें आप क्लस्टर ऐसी बेसिकली कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है। जो बेसिकली आप इसको ना सारे कंटेनर्स का ग्रुप प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। अब इसका काम होता है कि जैसे ही वेबसाइट में क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे लोड आता है किसी भी चीज का ना, यूजर का हो या मेमोरी का लोड हो ना, वो कंटेनर्स की तादाद खुद ब खुद बढ़ा देता है। और लोड बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट साकिब भाई ने बताया ना, वो भी खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 यूजर आ रहे हैं, तो ठीक है, मेरे पांच पांच मिसाल के तौर पे 100 यूजर आ रहे हैं, तो अगर मैंने 10 कंटेनर बनाए हुए ना, तो 10 10 कंटेनर में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये लोड बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। हर अच्छा, किसी इसमें कंटेनर के पास। इसमें ये एक चीज इसमें कि ये लोड बैलेंसिंग, ये आइटम ये आज से नहीं, ये तो 10 साल से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये तो मतलब हाँ, ये रियल इसमें बेसिकली एडवांटेज नहीं है। जो इसकी ब्यूटी है केड्स की, वो ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें ऑर्केस्ट्रेशन आती है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या है कि इसकी ऑटोमेशन ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें, स्पेशलिटीज हैं कि जब आपका कोई फॉर एग्जांपल मैनुअल प्रोसेस या मैनुअल ऑपरेशंस को और जिस तरीके से यानी ऑब्जर्व किया जाता था अपने मोनो एनवायरनमेंट के अंदर, उसको ये ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट के मतलब फॉर एग्जांपल विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, विदाउट विद अ मिनिमल इंक्लूजन और मतलब इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, ये कैसे प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलेगा। तो ये इसकी बेसिकली ब्यूटी है एट द ओ, टॉप। प्लीज ठीक प्रोसीड, थैंक्स। ठीक है।
तो साकिब भाई ने ठीक है सब बता दिया ना हमें। क्या बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, बेसिकली कुबरनेट्स क्या करेगा, वो बेसिकली एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेशन का यूज करेगा। ऑर्केस्ट्रेशन का यूज मेरे ख्याल से डॉकर करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कुबरनेट्स बेसिकली क्या करेगा, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, हाँ ऑटोमेटिंग का जो जो यूज करेगा ना, ठीक है। इसमें केट्स के अंदर मैंने पढ़ा है, इसके अंदर अपनी स्पेशलिटीज हैं हम्म, इसके ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ठीक, जी। ठीक है। अच्छा फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, उन जितने भी मेरे कंटेनर्स है ना उनको सबसे पहले तो उनकी तादाद बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पे 10 कंटेनर्स है तो उस वक्त कितने हो जाएंगे, मेरे मिसाल के तौर पे 20 कंटेनर्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब उन कंटेनर्स को कितनी मेमोरी प्रोवाइड करना है, हर किसी कंटेनर को एक ही जैसी मेमोरी प्रोवाइड करना है, और हर किसी कंटेनर को के पास इतने इतने यूजर आने चाहिए, तो वो सब काम क्या करेगा, कुबरनेट्स खुद ऑटोमेशन के तौर पे करेगा। और जैसे मिसाल के तौर पे लॉग आउट होते हैं यूजर, तो उन सब स्केलेबिलिटी को ना फिर वो स्केल डाउन भी कर देगा, और आपकी वेबसाइट नॉर्मल जैसे चली थी वैसे ही चलने लग जाएगी। तो अच्छा, कुबरनेट्स इसमें बेसिकली यूज इसमें होता है। एक जी एक एडिशन ये कि जो इन्होंने पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसमें क्यूबरनेट के एड्स जो है जब इसको स्केल डाउन करता है, तो ये इसका एक स्लीपिंग मोड भी होता है। स्लीपिंग मोड के मतलब लाइक जैसे आपका पीसी होता है और आप उसको शट डाउन ना करें और स्लीप पे डाल दें। स्लीप से मतलब कि वो बिल्कुल जीरो रिसोर्सेज पे चला गया, राइट, वो यूज नहीं हो रहा, और जैसे ही यूजर की रिक्वायरमेंट आती है वो बिल्कुल 100% इनेबल हो जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे स्केल डाउन स्केल अप की फैसिलिटी के अलावा उसको बिल्कुल स्लीप मोड या एक्टिव मोड पे ले जाता है। ये भी इसकी एक एडिशनल फैसिलिटी होती है, फीचर है। बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये कुबरनेट्स बेसिकली गूगल ने डेवलप करी थी, अब मुझे पता तो नहीं है कब करी थी, साहब भाई अगर पता हो बताएं। तो वो इसमें डेवलप, इसकी बुक में हाँ, इसकी बुक में सारी चीजें लिखी है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब क्यों करी थी। इसका हमारा हमारा जो बेसिकली जो एक्सटेंसिव टास्क है कि इसकी फीचर्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, ये हमारा बेहतर है। डेफिनेशन तो हम कहीं से भी मिनट में निकाल सकते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक नहीं, है। थैंक यू। ठीक है तो वो तो खुद ही कर लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा कल फिर तो हम क्या इसकी करेंगे। दोनों जी जी इसकी बोलो। दोनों की बुक में दी हुई है, जैसे डॉकर की बुक है उसमें कब ओरिजिनेट हुआ, क्या हुआ, वो पूरी डिटेल्स हैं, और केट्स में भी है सारी। ठीक है, ठीक है, ठीक। केट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, कुबरनेट्स के ये शॉर्ट में। ये हाँ के एड्स या क्यूबरनेट्स जो है, ये एक ही पूरा टर्मिनोलॉजी है जो शॉर्ट में यूज हो रही होती है। ऑल इन ऑल बुक में अगर आपको एक्चुअली जो केट की बुक दी है ना इन्होंने, वो अगर आप खोलेंगे तो ये पूरी सब चीजें जार्गन्स भी दी है उसी के अंदर। ठीक हो वो गया, कैसे यूज होता है, क्या है वो, सिंगल पेज में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक एक हो ही गया, चीज है। थैंक ठीक है, ठीक। ठीक है तो कल हम एक काम करेंगे, कल ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ठीक है टाइम बहुत हो गया ना, तो फिर कल इंशाल्लाह इधर क्या बोलते हैं 5 पेज हमने 4 पेज हमने पढ़ लिए, तो कल इधर से स्टार्ट करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू। से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी इसकी टाइप्स हैं और जो भी इसके मिसाल के तौर पर आगे जो भी रेवोल्यूशन आए हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वो हम कल कर जी। लेंगे।